डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के चौथे दिन रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला, ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका के बड़े हमले। ट्रंप ने कहा अमेरिकी दूतावास पर हमले का जवाब देंगे। झारखंड में निवेश बढ़ाने की तैयारी में टाटा समूह, सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर हुई अहम बैठक। होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, ना ही किसी को जबरन रंग लगाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली उत्सव का शुभारंभ किया। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का हुआ विकास। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज लग चुका है सूतक। चंद्र ग्रहण 3:20 से शाम 6:47 तक। मंदिरों के कपाट होंगे बंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर सैन्य हमले जारी हैं और ईरान की जवाबी कार्रवाई का आज चौथा दिन है। दोनों देशों की संयुक्त बमबारी तेज हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि ये अभियान 4-5 हफ्ते तक चल सकता है। पूरा क्षेत्र युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकाने कुछ ही महीनों में हमलों से सुरक्षित हो जाते। फॉक्स न्यूज को उन्होंने बताया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम कुछ ही महीनों में हमलों से प्रतिरक्षित हो जाते। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कहा है कि ईरान के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर अमेरिकी सेना की तैनाती की आवश्यकता नहीं होगी। बीते कुछ समय में दक्षिणी बेरूत के डाहिया इलाके में इजरायली हमले हुए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह से जुड़ी स्थानीय टीवी चैनल अलमनार के भवन को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने पहले हवाई हमले में फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन के प्रमुख को मार गिराया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसकी नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अमेरिकी बलों को निशाना बनाकर जटिल हमला किया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमलों के एक दिन बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इराक के दो प्रमुख कुर्द नेताओं मसूद बरजानी और बाफेल तालिबानी से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कई महीनों की कोशिश का नतीजा है। इजराइल के कुर्दों के साथ लंबे समय से सुरक्षा और खुफिया संबंध रहे हैं। कुछ अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा हालात में कुर्द गुट सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? अमेरिका और इजराइल लगातार
जंग जारी है ईरान के ऊपर और जंग का चौथा दिन है। ईरान का चौथा दिन है जवाबी कार्रवाई का। क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे इस लड़ाई की सघनता बढ़ते जा रही है। पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो मना तो रहा है कि जंग जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ये जंग जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगी और यह अब जंग की आग जो है कई देशों तक फैल चुकी है। ईरान ने जैसा कि जवाबी कार्रवाई कर खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के अलावा प्रमुख तेल ठिकानों को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद से अब कई अरब देश ईरानी हमलों की खुलकर निंदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बस निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक ऐसा दावा किया है कि जो वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अब जो है अरब देश अब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब वे लड़ना चाहते हैं। पहले इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन अब ईरानी हमलों के बाद वे अब शामिल होने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वह अब धीरे धीरे विश्व युद्ध का रूप ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा तब है जब ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर लगातार हमले किए हैं। लेकिन अरब देशों ने अभी तक जो है ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। इन देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद बिल्कुल यह लगता है कि अब यह युद्ध जो है अब अगले स्तर पर पहुंचेगा और अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यदि अरब देश भी इस युद्ध में शामिल होते हैं तो ये बिल्कुल विश्व युद्ध का स्तर पकड़ने जा रहा है और यह पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर में सोमवार को होलिका दहन उत्सव और भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा के साथ होली का रंग चढ़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांडे हाता में आरती उतारी और फूलों की होली खेलकर शोभा यात्रा को रवाना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली उत्सव को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि होली उत्सव को गरिमा और सम्मान के साथ मनाएं, कोई अश्लील गाने ना बजाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि जहां दुनिया में अशांति, अस्थिरता और संघर्ष देखा जा रहा है, वहीं भारत स्थिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। देश के लोगों को इस बात पर गर्व हो सकता है। न्यू इंडिया में सभी वर्गों के लिए अवसर और उत्सव दोनों हैं। वहीं उन्होंने होली के त्योहार को लेकर भी यूपी के लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि होली पर न ही आपत्तिजनक गाने चलाएं और न ही किसी पर जबरन रंग लगाया जाए। सीएम योगी गोरखपुर के पांडेहाटा में श्री होलिका दहन उत्सव समिति द्वारा आयोजित भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए त्योहार की खुशी लाते हैं जब शांति और सद्भाव से मनाए जाए, ऐसा उन्होंने कहा। आज दुनिया के कई हिस्सों में उथल पुथल, अशांति और अराजकता है, लेकिन हर भारतीय को गर्व हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया के सामने न्यू इंडिया का दृष्टिकोण पेश कर रहा है। उन्होंने लोगों से सम्मान पूर्वक होली मनाने की अपील करते हुए कहा कि होली का दहन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि इससे किसी को असुविधा न हो या किसी की संपत्ति को नुकसान न हो। होली के गीत त्योहार की सच्ची भावना के अनुरूप गाए जाने चाहिए। इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। जब भी गानों में अश्लीलता आती है तो यह हमारे त्योहारों के महत्व को कम कर देता है। मुख्यमंत्री ने भक्त प्रहलाद की आरती उतारी और फूलों की होली खेलकर शोभा यात्रा को रवाना किया। आरती के समय वातावरण जय श्री राम और भक्त प्रहलाद की जय के उद्घोष से गूंज उठा। ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से, होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं, और याद करना होलिका दहन
किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे न हो जहां से घर को नुकसान हो सकता होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी बना करके। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सके। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो। और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो। होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण करें, नरसिंह अवतार का आह्वान करें। और ये कार्यक्रम उत्साह के साथ होली के गाने गाते हुए गाएं, अश्लील गाने न हो। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी वह पतन की ओर हमें लेके जाता है, हमारे पर्व और त्योहारों के महत्व को कम करता है। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। परिवार के साथ लोग आकर के परिक्रमा कर सके होलिका दहन स्थल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे होलिका दहन समारोह के लिए, साझा कीजिए जानकारी, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। होली का कार्यक्रम था जो पांडे का हाता है गोरखपुर में, वहाँ होलिका दहन उत्सव में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। और हर साल जब होली का पर्व होता है, मुख्यमंत्री अपने संसदीय जो अपना कार्य क्षेत्र है वहाँ पर वो रहते हैं। और आज जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने बहुत साफ साफ कही हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि 2014 के पहले और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब भी कोई त्योहार होता था तो कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, दंगों का डर होता था, अराजकता का माहौल रहता था। लेकिन अब जब 2017 में जब से सरकार है, उसके बाद से स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। चाहे किसी धर्म जाति का कोई व्यक्ति हो, वो पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहार मना सकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जब हिरण्यकश्यप, कंस और रावण जैसे दुष्टों के लिए दुष्टों का पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान नरसिंह और भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री की कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। इसका एक सीधा उद्देश्य है कि जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर दिखाए हैं और ये एक तरह से संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। खास करके जो पर्व और त्योहार होते हैं ऐसे मौके पर माफियाओं के खिलाफ उन्होंने बात कही है। राजनीति फैलाने वालों को उन्होंने ये कहा है कि हम उनका नामो निशान उत्तर प्रदेश में मिटाया जा रहा है। जैसा कि अमूमन हर दिन कोई न कोई घटना आप देखते हैं कि जो भी अपराधी होते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव सरकार कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि होली का जो होलिका दहन का कार्यक्रम था, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक स्पष्ट संदेश जनता को दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड सरकार और टाटा समूह के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य में निवेश और विकास की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। ये पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभव हो पाई है। कांकेर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की भावी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का स्वागत करते हुए कहा कि टाटा समूह का झारखंड का संबंध ऐतिहासिक और गहरा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि टाटा समूह ने अपने औद्योगिक सफर की शुरुआत झारखंड की धरती से की थी और आज ये समूह देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और समूह की साझेदारी भविष्य में और मजबूत होगी, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। बैठक में राज्य के युवाओं के कौशल विकास को लेकर भी चर्चा हुई।
टाटा समूह ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को मजबूत करने की बात कही ताकि युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अलावा समूह ने झारखंड के औद्योगिक और खेल विकास में निरंतर सहयोग जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, हेमंत सोरेन की मीटिंग हुई है समूह टाटा समूह के साथ, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए शालिनी, मैं बताऊं कि जो है मुख्यमंत्री झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कल जो है वो अपने आवास पर टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एम चंद्रशेखर और टाटा ग्रुप के जो है बड़े अधिकारी, कुछ बड़े अधिकारी भी उनके साथ कल एक बृहद चर्चा हुई है, कल एक अहम बैठक हुई है। और उनके साथ जैसे ही ये हुआ था तो एक जो अंदर खाने में खुलकर बात आ गई। इसके बाद चंद्रशेखर ने और झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो है टाटा समूह जो है राज्य में नई तकनीक आधार पर जो है निवेश करेगी। उसका जो सबसे बड़ा है कि टाटा स्टील जमशेदपुर में ग्रीन स्टील तकनीक का विकसित करेगी। नई तकनीक से क्या होगा कि जो उत्पादन बढ़ेगा, कार्बन का जो सबसे जो ग्रीन जो कार्बन जो होता है, यानी जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन में कमी आएगी, तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। और ये जो है टाटा समूह ऐसा करने जा रही है। रांची में टाटा समूह एक क्या और भी जो है एक 5 स्टार होटल का निर्माण कर रही है। तो ये टाटा समूह उसके साथ सीआरएस फंड का जो उन लोगों की जो राशि होती है, जो सीआरएस फंड जो टाटा समूह का जो होता है उसकी भी राशि बढ़ोतरी की एक हो रही है बात कि उसकी बढ़ोतरी बढ़ा के और जो राज्य के विकास में, राज्य के सोशल इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी बढ़ोतरी की जाए, उसके लिए जो है टाटा समूह जो है कृत संकल्प है। उनके चंद्रशेखर ने भी है जब मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कभी ऐसा समय रहा था कि टाटा समूह जो है अपनी जो शुरुआत जो उसने की थी वो झारखंड के ही टाटा से की थी। और जो आज जो इतना बड़ा जो बरगद का जो वृक्ष हो गया है टाटा समूह, इसका मूल जो अगर जड़ इसको देखा जाए तो वो झारखंड ही है। तो इसलिए इनका ये मैं और हमारा जो समूह है वो कृत संकल्प है कि झारखंड के विकास में, झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हम उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है इसके लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने टाटा समूह का आभार व्यक्त किया। और चूंकि कुछ दिन पहले भी मालूम रहा होगा, ये ज्ञात रहा था कि कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री जब वो विदेश यात्रा पर गए थे तो टाटा समूह के साथ एक लंबी जो है एमओयू हस्ताक्षर हुआ था। तो उसके क्रियावरण पर उसको कैसे से अमली जामा पहनाया जाए, इसके लिए टाटा समूह के साथ जो है मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक हुई है। तो जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सादाबाद कोतवाली अंतर्गत गांव गढ़ी से है। हरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 मार्च तड़के करीब 4 बजे एक निजी डबल डेकर बस ने एक इको कार में पीछे से टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में इको में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। मृतकों के शव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि घायलों का उपचार खंदौली थाना क्षेत्र के अस्पतालों में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एक निजी डबल डेकर बस दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, तो इसी दौरान सादाबाद क्षेत्र के गांव गढ़ी हरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही इको में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। मौके पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। इको में सवार सभी लोग दिल्ली से राजाखेड़ा राजस्थान की तरफ जा रहे थे। मृतक सभी धौलपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो रहा। 4:15 के बीच में एक सूचना मिली, यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर सादाबाद पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस
जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके CSC खंडौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों की मृत्यु घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड जो 3 सीरियस हैं उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की CSC खंडौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उसे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है जो रेस्क्यू करा करके। अगली बड़ी खबर, आज यानी 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण एक प्रमुख खगोलीय घटना है जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। कहते हैं कि ग्रहण काल एक अशुभ अवधि होती है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। यही कारण है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही खान पान को लेकर विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषों के अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। ये ग्रहण सूर्य की राशि सिंह में लग रहा है, लेकिन कई शहरों में चांद निकलने का समय अलग अलग होता है। ऐसे में ग्रहण थोड़ा अलग समय पर दिख सकता है। ऐसे में आइए शहर के अनुसार ग्रहण के समय को जानते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज फागुन पूर्णिमा को दोपहर में 3:20 से लगेगा। इसका सूतक काल सुबह 6:23 से लग चुका है। इसमें शुभ काम, पूजा पाठ, सोना, खाना आदि वर्जित है। आज शाम को ब्लड मून का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण देश के कई हिस्सों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दिखाई देने का समय शाम को 6:33 से 6:40 के बीच है। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। अगली बड़ी खबर साल का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार को है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और मघा नक्षत्र में लगने जा रहा है। ऐसे में मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक मंगलवार को चंद्र ग्रहण दोपहर 3:27 पर शुरू हो गया है और इसका समापन शाम 6:57 पर होगा। ऐसे में सुबह 6:27 पर सूतक काल लगा है। फागुन माह की पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे। सूतक काल में पूजा पाठ समेत अन्य मांगलिक कार्य भी वर्जित रहेंगे। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसमें आसमान में चांद लाल रंग का नजर आएगा। चंद्र ग्रहण के चलते सोमवार को ही मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, चंद्र ग्रहण, साल का पहला चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। उत्तराखंड से क्या कुछ जानकारियां साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा जो शाम को लगभग 7 बजे तक रहेगा और इसे सूतक काल कहा जाता है। सूतक काल यानी कि एक ऐसा समय जिस समय कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी शुद्ध कार्य नहीं किए जाते हैं और पूजा अर्चना ये सब नहीं किया जाता। इसी के तहत उत्तराखंड में भी अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर मान्यताएं अलग होती हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर देवताओं की पूजा अर्चना से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान होते हैं वो सभी अपनाए जाते हैं और इसी के तहत आज यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को बंद कर दिया जाएगा और वहां पर कोई भी पूजा अर्चना नहीं होगी 3 बजे के बाद। यानी पूरी तरह से उनके कपाट बंद रहेंगे। चाहे हम बात करें हरिद्वार की, बात करें ऋषिकेश की, या फिर बात करें हम अन्य कोई भी जगह है, चाहे हम के जो है हम जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की बात करें, सभी जगह जो है आज कपाट बंद रहेंगे शाम। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण पूरा हो जाएगा तो कपाट खुलने के साथ ही फिर उनका शुद्धिकरण किया जाएगा, पूरे मंदिरों को धोया जाएगा गंगा जल से। उसके साथ ही पूरे के पूरे मंदिरों की साफ सफाई करके फिर से पूजा अर्चना की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
हैं।